आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है वेक्टर एडिशन में, इस पे विचार करेंगे। बस समझ रहे हो ना, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं भी है। देखो, हमने तुमको बताया कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नेम वेक्टर ए है, और ये कोई वेक्टर है जिसका नेम क्या है, वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर आपस में कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। वेक्टर का मतलब बताया ही है कि एरो होता है, तो हमने दो एरो लिया, उसके बीच का एंगल थीटा लिया। अब इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक नया वेक्टर मिलता है जोड़ने से, उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और उसको ऐड करने का तरीका क्या बताए थे, ट्रायंगल लॉ था। क्या बताए थे कि एक के हेड पर किसी एक को पहले रखो, दूसरे को उठाओ, इसके टेल को इसके हेड पर रख दो, और टेल से हेड को इसको मिला दो, और इस पर टेल से हेड की ओर एरो दे दो, तो इसी को कहते हैं आर वेक्टर। यही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यही ना होता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे होता है, ये ना होता है। इस आर की वैल्यू निकाल के बताए थे। अब मेरा ये कहना है कि वेक्टर का जब हम एडिशन करते हैं, जैसे यहां पर हमने ए और बी को ऐड किया था ना, और मिला कौन था, आर मिला था। ऐसे लिखने का मतलब ही ना होता है कि जो ऐड हुआ उसका नेम ए और जो वेक्टर मिला उसका नेम आर है, और उस आर की वैल्यू ये। और इसी एंगल को अल्फा कहा करते थे। आर जो ए से एंगल बनाता है इसको अल्फा कहते थे, और बी से जो एंगल बनाता था उसको बीटा बोलते थे। देखो, मेरा ये कहना है कि यदि मैं वेक्टर के रिजल्टेंट के ऊपर देखूं कि ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, तो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ए के वैल्यू पर, बी का वैल्यू पर, और दोनों के बीच का एंगल पे। यानी या तो ए बदल दें, या बी बदल दें, या दोनों के बीच का एंगल बदल दें, तो तीनों सूरत में रिजल्टेंट क्या होगा, बदल जाएगा। रिजल्टेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो आज के बाद जब भी तुमको कहीं दो वेक्टर का एडिशन करना हो, तो पहले ये देख लेना होगा कि जिसको एडिशन करना है उसका वैल्यू मालूम है कि नहीं, और उसके बीच का एंगल मालूम है कि नहीं। यदि तीनों चीज मालूम है तो रिजल्टेंट का वैल्यू फॉर्मूला में डाल के बता देंगे। क्लियर है। अब हमारा ये कहना है कि यदि मान लो इसको हम घुमाने लगे ऐसे, चाहे इसको किसी एक को चाहे दोनों को, तो यदि इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो थीटा पर क्या असर पड़ेगा, चेंज करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, एंगल घटेगा। जैसे जैसे इसको मोड़ते जाएंगे एंगल घटते जाएगा, और इस पर आकर के जीरो हो जाएगा, और घुमा देंगे फिर माइनस। कितनी बार बोले हैं कि वेक्टर का एंगल माइनस नहीं होता है, तो फिर इस पर लेटने के बाद ऐसे घुमाएंगे तो एंगल बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। अब cos थीटा जो यहां दिखाई पड़ता है, उस cos थीटा के बारे में क्या कहा गया है कि cos थीटा में जैसे जैसे एंगल घटता है, cos थीटा की वैल्यू बढ़ता है। बढ़ता है, घटता नहीं है। एंगल बढ़ने से घटता है और घटने से एंगल बढ़ता है। देखते नहीं हो जी कि यदि 0 डिग्री पर हम cos का वैल्यू लेते हैं, और 90 डिग्री पर लेते हैं, और 180 डिग्री पर लेते हैं थीटा की वैल्यू, तो 0 डिग्री पे cos की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री पे cos की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, इस पर cos की वैल्यू -1 हो जाता है। तो क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, cos की वैल्यू 1 से घटते घटते माइनस में चला जाता है ना, तो एंगल बढ़ने से वैल्यू घटता है। और उल्टा हो, यदि 180 से, कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू हम घटाते हैं 180 से 0 की तरफ आते हैं, तो cos का वैल्यू बढ़ता है। -1 से कहां चला जाता है,
1 की तरफ तो बढ़ गया ना, माइनस से 1 में चला गया। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे घुमाने से क्या होगा, एंगल घटेगा, और एंगल जब घटेगा तो एंगल घटने से क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है, और कॉस थीटा यहां बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा। कब तक ये काम होता रहेगा, जब तक ये एंगल जीरो ना हो जाए, क्योंकि जीरो करने के बाद यदि घुमाना जारी रखें तो फिर तो एंगल बढ़ने लगेगा, तो एंगल जब बढ़ने लगेगा फिर जीरो के बाद तो कॉस घटने लगेगा, तो रिजल्टेंट घटने लगेगा। तो कोई तुमसे पूछे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कब होता है, तो कहोगे कि जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो, यहीं तक ना बढ़ा था, जीरो पर ही जाके मैक्सिमम हो जाता है, 1 हो जाता है, उसके बाद तो घटने लगता है। और जब एंगल जीरो कर देंगे तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, इसका एरो और इसका एरो किधर हो जाएगा, टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, आवाज नहीं, विल बी क्या, मैक्सिमम व्हेन वेक्टर्स विल बी क्या, पैरेलल, जीरो थोड़े, पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होगा तब। और सुनो, सेम डायरेक्शन में होने से एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, थीटा यदि 0 डिग्री हो तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहां रख दो, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1 कैसे मिलेगा जी बच्ची, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा 0 करने से 1 हो गया ना, तो 2ab हो गया, किसका होल स्क्वायर है ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी। तो आज के बाद बच्चों याद कर लो कि यदि दो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनके रिजल्टेंट जोड़ने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, और वह कितना होता है, a प्लस बी, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू का सम। जैसे दो वेक्टर हम ले लें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का, तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है 4 और 3 का, उसका रिजल्टेंट 10 सेंटीमीटर हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना, 4 और 3 का रिजल्टेंट 10 हो सकता है कि नहीं, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना पढ़ा है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मैक्सिमम होगा, 7, तो 7 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 10 कहां से हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, एक बात और बताओ, जब भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट जो मिलता है वो क्या मिलता है, ये रिजल्टेंट तो एक वेक्टर मिलता है ना, ये रिजल्टेंट क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, और वेक्टर में क्या क्या होता है, वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वैसे सूरत में डायरेक्शन के लिए देखो क्या कर रहे हैं ध्यान दो, यहां पे देखो, एक वेक्टर ये लिया मैंने और एक वेक्टर ये लिया है ना, पैरेलल वेक्टर, अरे बोलता क्यों नहीं, इसको मोड़े थे तो सेम डायरेक्शन में हो गया था ना, तो है ना सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना है यहां, ये थीटा कितना हुआ था, 0। अब जरा ट्रायंगल लॉ लगाओ, एक वेक्टर का एरो ये दिखाया, इसके टेल को इसके हेड पर रखो, इन्हें ट्रायंगल लॉ है, इसको उठा के इसके टेल को कहां रख दो, इसके हेड पर रख दिया, ये बी है और ये आ गया ट्रायंगल लॉ। और रिजल्टेंट कैसे दिखाते हैं, एक के टेल को दूसरे के हेड से, चलो नीचे दिखा देते हैं स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा, ये मिला दिया,
मिला दिया, जैसे वहां मिला दिया था। और एरो किधर देते हैं, टेल और हेड को मिला रहे हैं, तो टेल से हेड की ओर ऐसे, यही ना आर वेक्टर हुआ। और किसी वेक्टर का वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसके एरो की लंबाई। तो वो तो इस फिगर से भी क्लियर है कि यहाँ आर की लंबाई कितनी होगी, इतनी प्लस इतनी, यानी कि ए प्लस बी, वही तो है। और इस फिगर से डायरेक्शन भी पता चल गया कि आर का एरो किधर है, ए और बी जिधर है। तो याद रखोगे कि दो वेक्टर यदि पैरेलल होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होता है जो दोनों वेक्टर का होता है। जिधर दोनों वेक्टर का एरो है उसी तरफ रिजल्टेंट का भी एरो, ठीक है। तो हियर रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, वैसे वेक्टर्स को लेके ऐड किए जाएं, जोड़े जाएं, तो एक रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलता है उसका वैल्यू सबसे अधिक होता है। और उसका डायरेक्शन किधर होता है, जिस तरफ दोनों वेक्टर होता है उसी तरफ होता है। क्लियर है ना, बस इतनी सी बात। अब इसको याद रखना है कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, उसका डायरेक्शन ऐसा होता है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो जाती है। क्वेश्चन बनाने में काम देगा। ये तो मैक्सिमम की बात हुई कि ए प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब जरा कम से कम की बात कर ले कि कम से कम कब मिलेगा, तो ठीक इसी के जैसा होगा। अभी कॉस का वैल्यू क्या किए थे, कॉस का वैल्यू थोड़े जीरो किए थे, थीटा का वैल्यू जीरो किए थे। तो कॉस का वैल्यू 1 होके मैक्सिमम हो गया था। अब कॉस कम रख देंगे, कॉस कम रखेंगे तो रिजल्टेंट, जब भी ऐसा निशान देते हैं मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस बार हमने कहा कि ये दो वेक्टर है, ध्यान से देखो बच्चों, और एक वेक्टर ये है। इस बार किसी एक को घुमा उल्टा, पहले ऐसे घुमा रहे थे, अब इस बार ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, और ये एंगल थीटा है, तो क्या होगा, थीटा बढ़ेगा। और याद रखना कि कॉस में थीटा बढ़ने से, एंगल बढ़ने से उसका वैल्यू साइन में उल्टा होता है। साइन में थीटा बढ़ाओगे तो उसका वैल्यू बढ़ता है, टेन में बढ़ता है, खाली कॉस घटता है। देखते नहीं हो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन 90 का वैल्यू, तो एंगल 0 से 90 किए तो वैल्यू बढ़ के 0 से 1 बढ़ जाता है। तो साइन में एंगल बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, टेन में बढ़ता है। टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, टेन 0 की वैल्यू 0, और टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, बोलते ना। 0 डिग्री पर 0 है और 90 डिग्री पर इन्फिनिटी, इतना बड़ा हो गया, तो वैल्यू बढ़ा कि नहीं एंगल बढ़ने से, 0 से 90 के तो वैल्यू 0 से बढ़ के इन्फिनिटी हो गया। तो साइन कॉस में बढ़ता है, सॉरी साइन टेन में बढ़ता है, कॉस में घटता है। देखो यहां लिख दे रहे हैं, थीटा ऊपर गया तो कॉस थीटा की वैल्यू कमता है, थीटा ऊपर गया माने बढ़ा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू बढ़ा, टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। ये रूल है, ये इसके लिए समझना है कि उसके लिए, और इधर वाला ये एंगल के लिए है ऐसा। अब तो दिक्कत नहीं ना है। तो यदि हम एंगल को बढ़ाना शुरू कर दें तो एंगल बढ़ने से कॉस का वैल्यू, और रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, आर बराबर अंडर रूट, जल्दी बोलो, हाँ। और एंगल को हम क्या कर रहे हैं, कहोगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि रिजल्टेंट घट के कहां तक जा सकता है। तो एंगल बढ़ाते बढ़ाते कहां तक चले जाएंगे, 180 तक ही जा सकते हैं। इन्हें पढ़ाए थे कि दो वेक्टर को बीच का जो एंगल हो सकता है अधिक से अधिक कितना होता है, 180 कर देंगे, ये 180 हो जाएगा।
तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएगा, इन्हें पढ़ाए थे। और cos 180 पे सबसे कम वैल्यू हो जाता है cos का, तो कम वैल्यू रखेंगे तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो लिखेंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स कैसे हो, आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर ऐसे हो, देन देयर रिजल्टेंट क्या होगा, इज मिनिमम, मतलब कम होता है। कितना कम होगा, आर मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, MIN, मीन माने मिनिमम, पूरा नहीं लिखे हैं, कितना होगा भाई, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहां माइनस 2AB क्यों लिख दिया, क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और ये भी याद रखना कि यही सबसे कम वैल्यू होता है, इससे कम वैल्यू नहीं होता है cos का। और किसका फॉर्मूला है, क्यों, b माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है वो, इसको केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब b माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो नहीं आएगा ये, अरे बोलो ना जी, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो r की मिनिमम वैल्यू क्या होएगी, a माइनस बी, और अब कहोगे कि दोनों क्यों लिखे, देखो दोनों क्यों लिखे, एक बात बताओ, यहां कैसा वेक्टर लिया हमने, अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी पैरेलल का वेक्टर, ऐसा लिया, देखो ऐसा वेक्टर लिया, 180 डिग्री पे लिया। अब ये बताओ कि इसमें से यदि a बड़ा है तो रिजल्टेंट का वैल्यू ये लिखें कि ये लिखें, ये लिखेंगे, क्योंकि यदि ये लिख देंगे a बड़ा होगा तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा, और वेक्टर का वैल्यू माइनस, क्योंकि वैल्यू मतलब होता है एरो की लंबाई, वो कैसे माइनस होगा। तो यदि वेक्टर अपोजिट है और a बड़ा है तो ये लिखो, यदि वेक्टर अपोजिट है b बड़ा है तो ये लिखो, ये मत लिखो काहे कि इससे निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए दोनों लिख दिए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा सा इसका डायरेक्शन देखते हैं, ध्यान दो इधर, ये सबसे कम रिजल्टेंट है, मतलब तुमसे हम ये बोले कि 6 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर 10 सेंटीमीटर का है, मतलब दो एरो है मेरे पास जिसकी लंबाई 6, और इसको जोड़ने से जो रिजल्टेंट होगा उसका वैल्यू 1 cm आ सकता है कि नहीं, इन दोनों वेक्टर को यदि हम जोड़ें तो वह रिजल्टेंट का वैल्यू 1 cm आ सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि मिनिमम तो a माइनस बी है चाहे b माइनस ए है, मतलब दोनों के वैल्यू का डिफरेंस के बराबर है, तो यहां कितना होगा 4, तो 4 से कम तो हो ही नहीं सकता है, सबसे कम 4 होगा, तो 1 कहां से होगा, नहीं होगा, कुछ भी कर लेंगे तो नहीं होगा, कम से कम 4 हो सकता है। समझ में आई बात, अब देखो थोड़ा इसका डायरेक्शन देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने दो वेक्टर लिया, एक वेक्टर ये है मान लो, एक वेक्टर ये है, यहां कौन बड़ा दिखाई दे रहा है तुमको, हाँ किसी को बड़ा ले सकते हैं, यहां पर मान लिया कि ये बड़ा है b से, ये क्या है बड़ा है b से, तुम b भी बड़ा लेके चल सकते हो। अब जरा ट्रायंगल लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ में कैसे दिखाते हैं, किसी एक के हेड पर दूसरे का टेल रखते हैं, पहले हम ये को लिया, किसी को ले सकते हैं, अब b को उठाओ और चिपकाओ इसके टेल को इस पर, तो ये इधर ही कहीं ना लटक जाएगा, ये छोटा है ना, इधर ही रह जाएगा, किधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, टेल और हेड को मिलाते हैं, टेल से हेड की ओर, तो यही ना रिजल्टेंट होगा। अब बताओ इस फिगर से भी तो आर की लंबाई कितनी होगी, इतनी लंबाई में से इतनी लंबाई माइनस कर दो, तो ए में से बी माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा ना,
बोलो। और आर का डायरेक्शन किधर है? ए की तरफ। और ए क्या लेकर चले थे? बड़ा। तो याद रखना कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट जिधर बड़ा वेक्टर होता है उसकी तरफ होता है। अगर बी बड़ा होता, अगर बी का आरो लंबा कर दें तो बी की तरफ होता। दिखा दें? देखो, जैसे मान लो हमारा बी का वेक्टर इतना बड़ा होता और ए का वेक्टर छोटा होता। अब इसका हमको रिजल्टेंट दिखाना है। चिपकाओ हेड पर टेल। किसी को पहले लो, हम बी को लिया, ए को इस पर पेस्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब टेल और हेड को मिला दो, टेल से हेड की ओर, तो यही ना आर हुआ। किधर गया आर का एरो? बी की तरफ। कब? यहां कौन बड़ा है? बी का लेंथ ज्यादा है ना। तो क्या सीखा कि यदि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू कम से कम होगा, सबसे कम होगा उस समय, और उसका डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ होगा। ठीक है। और यदि दो वेक्टर बराबर वैल्यू का हो जाए और अपोजिट हो जाए तब, दो वैल्यू बराबर हो जाए और अपोजिट है तब, तो ये बराबर हो जाएगा और अपोजिट होगा। अपोजिटिव नहीं फॉर्मूला है, अपोजिट होने के लिए ना फॉर्मूला है। अब बराबर हो गया तब जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? तो तुमसे कोई कहे कि किसी वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होता है, तो क्या बोलोगे? कि दोनों का वैल्यू और डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों का वैल्यू सेम हो और डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स के रिजल्टेंट हो जाते हैं। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे? देखो, यहां पे नोट में हम ये लिख देंगे, और ये सब याद रखना है अब कि ऐसा होने पर ऐसा होता है कि व्हेन टू वेक्टर्स क्या हो? वी एंटी पैरेलल। कैसे हो? एंटी पैरेलल। देन दियर रिजल्टेंट क्या होते हैं? देन दियर रिजल्टेंट इज मिनिमम। सबसे कम होता है उस समय ऐड करने पे, जोड़ने पे। एंड और क्या होता है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैव क्या? लार्ज मैग्नीट्यूड। जिसका लार्ज मैग्नीट्यूड होगा उस तरफ होगा डायरेक्शन, बड़े वाले की तरफ। ठीक है ना? और नोट नंबर 2 में क्या पढ़े कि इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बराबर वैल्यू का हो, बी इन किधर हो? बी इन द अपोजिट डायरेक्शन या एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन, देन क्या होता है? दियर रिजल्टेंट क्या होता है? जल्दी बोलो। इज जीरो। तो जीरो रिजल्टेंट होने का क्या कंडीशन है? कि डायरेक्शन अपोजिट हो और वैल्यू सेम हो। ऐसा होगा तो जीरो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दोनों चीज चाहिए, अपोजिट हो और वैल्यू सेम, है ना? पीडीएफ भेज जरूर देना। तो वेक्टर को हम पैरेलल किया, फिर एंटी पैरेलल किया, तो एक में मिनिमम मिला, एक में मैक्सिमम मिला, और उसका डायरेक्शन समझे हम। अब क्या करते हैं कि मान लो वेक्टर को 90 डिग्री पर ले लें, तो क्या दिक्कत है? जैसा एंगल होगा थीटा डाल देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एक बात बताओ,
if two vectors be orthogonal to each other, orthogonal मतलब परपेंडिकुलर हो, जैसे एक वेक्टर मान लो इधर है तो एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, थीटा 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या है फॉर्मूला बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos 90 0, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यही आएगा। तो जैसा एंगल रहेगा फॉर्मूला में थीटा डाल देंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, वो जनरल फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है ना, और इसको यदि हम ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट शो करें तो क्या करेंगे? हेड पर टेल लाना पड़ता है ना, एक वेक्टर लिया, दूसरे के टेल को चिपकाया इस पे, आप क्या करते हैं? टेल से हेड को, यही रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा। यहाँ एंगल 90 है ना, तो इस फिगर से भी तो ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ तो रहा है, आई रहा। और यदि डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन में एंगल बताते हैं ना, वेक्टर का क्या बताते हैं? तो मान लो इस एंगल को अल्फा मान लें, तो ए और ए यदि हमको क्वेश्चन में पता है बी और ए, तो लिख सकते हैं ना कि tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो बी और ए जब मालूम रहेगा। देखो बच्चा लोग, अब यदि मैं तेरे से ये बोलूं कि मेरे पास 4 cm का एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है 3 cm का है, 4 cm और 3 cm का दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट 6 cm आ सकता है कि नहीं? और इसका रिजल्टेंट 1 cm आ सकता है कि नहीं? और इसका रिजल्टेंट 10 cm आ सकता है कि नहीं? तुम बोलो, 1 cm आ सकता है कि नहीं? कैसे? आता है, तो मिनिमम वैल्यू 1 cm, अब बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? तो 1 से शुरू होकर 7 तक जितना बीच में है सब मिलेगा, तो 1 तो आ ही रहा है, इसके बीच में 6 आ ही रहा है, लेकिन 10 नहीं आ रहा, ये रिजल्टेंट कभी नहीं देगा वो। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर 6 कब आएगा, तो फॉर्मूला में रख के निकालना पड़ेगा। आर बराबर है ना अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस, समझो बच्चों, आर मान लो कितना लाना चाहते हैं? 6 cm, तो इसको 6 डाल देंगे, और ए और बी कितना है, इसी को ना ऐड करना है, तो ए और बी 4 और 3 डाल के एंगल क्या करेंगे? निकाल लेंगे कि कितना एंगल होने पर ऐसा होगा। तो दो तरह का क्वेश्चन आता है, एंगल दे के ए बी दे के रिजल्टेंट पूछे तो यहां डाल के आर बता देंगे, कभी कभी आर दे के एंगल पूछता है, तो ठीक है आर यहां डाल देंगे और एंगल बता देंगे। समझ आई बात? देखो बच्चा लोग, कुछ कॉन्सेप्ट तेरे को और दे रहा हूं, ये सब हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में, फटाफट मुंह जवानी बना दिया करें। सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर है, कौन कौन है भाई? ए और बी। इस बार जो हमने वेक्टर लिया, जानबूझकर मान लिया कि दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है, नहीं हो सकता है। एंड थीटा वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा कितना मान लिया? 60 डिग्री है। मतलब हम जानबूझकर दो ऐसा वेक्टर लिया जिसका वैल्यू बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट कितना होगा? निकाल कर रख लो, डायरेक्ट याद रखना। बोलो, आर बराबर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 60 डिग्री।
ट्वाइस ए स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू हाफ, 3a स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो गया, √3a। इसको ऐसे याद रखो कि √3 टाइम्स a लिखें चाहे b, a और b तो बराबर है ना, तो √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। क्या समझा? क्या याद रखेंगे कि यदि दो वेक्टर हो, कैसा वेक्टर हो, इक्वल वैल्यू का हो और कितने एंगल पे हो। तो आज के बाद इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो वैल्यू वेक्टर का रहेगा उसमें √3 से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट बता देंगे। जैसे कोई बोले कि 10 का दो वेक्टर है 60 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 10√3। इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे बार बार, सीधे 10√3। ठीक है ना? लेट a इज इक्वल टू b एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितना? 120। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच कुछ भी ले सकते हैं, 0 से कम नहीं लेते हैं और 180 से ज्यादा नहीं लेते हैं। तो कितना लिया? 120 लिया। मतलब ऐसा दो वेक्टर लिया, एक इधर और यहां पे 90 होता है ना, थोड़ा और मोड़ दो, कुछ ऐसा वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है? तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह फिर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए स्क्वायर cos 120 डिग्री। और 120 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 नहीं होती है, याद रखो, -1/2 होती है। कितनी होती है? -1/2, 120 की वैल्यू। तो 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो गया बोलो, रिजल्टेंट की वैल्यू √a स्क्वायर इज इक्वल टू a। मतलब क्या देखा कि दो वेक्टर यदि बराबर वैल्यू का हो और 120 डिग्री पे हो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू किसी एक वेक्टर के वैल्यू के बराबर है। ए लिखें चाहे बी, दोनों तो बराबर ही लेके चले हैं। तो ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। कब ऐसा बोलेंगे? जैसे कोई बोले कि दो वेक्टर है 20-20 का 120 डिग्री पे, रिजल्टेंट बताओ, तो सीधे 20 बोलेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतना, सीधे 20 120 डिग्री पे 20। ठीक है? अब बको तो क्या क्या पढ़ाए आज।